वेलकम टू रिजंगला एजुकेशन। माय नेम इज नितेश और आज हम पढ़ेंगे मीन फ्री पाथ। आज हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का लास्ट लेक्चर है। पहले हम मीन फ्री पाथ पढ़ेंगे और लास्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। पहले हम पढ़ते हैं मीन फ्री पाथ क्या होता है। हमने देखा था कि गैस हमारे पास है, वो एक कंटेनर में है और गैस के छोटे 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 बहुत सारे मोलिक्यूल्स होंगे, है ना। ये मैंने ले लिए गैस के बहुत सारे छोटे छोटे ये मोलिक्यूल्स हो गए गैस के। अब यहाँ पे क्या होगा कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स है वो स्पीड से ट्रैवल करते रहते हैं और इनकी स्पीड लगभग जो स्पीड ऑफ साउंड होती है उसके कंपेरेबल लगभग उसके बराबर होती है। तो इनकी स्पीड मतलब काफ़ी ज़्यादा होती है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बोला तो उस कोने में सुन गया, उस कोई वहाँ पे दूसरे कोने में होगा तो उसको सुन जाएगा। ऐसे ही गैस के मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी स्पीड से ट्रैवल करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, मान लो हमारे पास एक कोने में एक सिलेंडर रखा हुआ है, एक रूम है, कोने में एक सिलेंडर रखा हुआ है और वहाँ से गैस है वो लीक कर गई, है ना। कई बार लीक कर जाती है, आपने घर में भी देखा होगा कि गैस लीक कई कर गई और दूसरे कोने में जो होगा उसको जैसे लीक करी तो उसको पता नहीं लगेगा दूसरे कोने में है, थोड़ी देर बाद उसे पता लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो जो मॉलिक्यूल्स है वो स्पीड से तो ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बोला तो दूसरे कोने में उसको सुन गया, लेकिन जब गैस लीक करी तो थोड़ी देर बाद सुना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड तो हाई होती है बट गैस के मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। एक दूसरे जैसे यहाँ पे मेरे पास मॉलिक्यूल है तो ये इससे टकराया, इसने पाथ चेंज कर लिया, ये इधर गया, यहाँ कोई मॉलिक्यूल मिला उससे टकरा गया, फिर ये ऐसे चला गया। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल होगा, मान लो ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मान लो, ये क्या करेगा, इसने यहाँ पे टकराया, ये इसने अपना पाथ चेंज कर लिया, फिर इससे टकराएगा ये पाथ, फिर इधर चला जाएगा ये, फिर उसके बाद इससे टकराएगा, फिर वो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, वो ऐसे ट्रैवल करेंगे, है ना। गैस के मॉलिक्यूल्स है वो जिग जैग मोशन में ट्रैवल करेंगे, सीधे नहीं जाएंगे, क्योंकि गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और पार्टिकल एक दूसरे से टकराते रहते हैं और अपनी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर करके, इसलिए जो अगर एक कोने में गैस लीक हो जाए तो इसलिए हमें थोड़ी देर बाद पता लगता है कि गैस लीक हुई है, ठीक है। क्योंकि गैस जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड तो हाई होती है बट होता क्या है, वो एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं और इस कोलिजन की वजह से एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए टाइम लगता है। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ ये वाला मॉलिक्यूल है, ये फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल था, इसने सेकंड वाले से कोलाइड किया, तो इस पाथ को, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से चला और इसने इससे कोलाइड किया, ये यहाँ पे चला और इसने इससे कोलाइड किया, इसको हम बोलते हैं लैम्डा वन, इसको हम बोलते हैं लैम्डा वन। और लैम्डा क्या है हमारे पास? लैम्डा है फ्री पाथ। तो फ्री पाथ पहले मीन की बाद में बात करेंगे। फ्री पाथ क्या होगा? दो कोलिजन्स, जब दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी, वो ये दो यहाँ से चला और इसे टकराया, फिर उसके बाद यहाँ टकराएगा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी? फ्री पाथ। तो हम फ्री पाथ को क्या लिख सकते हैं? फ्री पाथ हमारे पास हो जाएगा, फ्री पाथ इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन बाय अ मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास जैसे ये यहाँ से चला, इसने यहाँ पे टकरा, ये मैंने लिख दिया लैम्डा वन, तो फिर ये यहाँ से आगे चल के आगे टकराएगा, ये लैम्डा टू हो गया, ये लैम्डा थ्री हो गया, ऐसे ही हमारे पास कोई एक क्या होगा? लैम्डा एन होगा, ऐसे ही टकराता रहेगा और लास्ट में हमारे पास आ गया लैम्डा एन। ये जितनी बार टकराया, है ना, जितनी बार मॉलिक्यूल ने कोलिजन किया, तो वो मैंने लिख दिया दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का लैम्डा वन, फिर उसके बाद लैम्डा टू, लैम्डा अप टू लैम्डा एन। तो मीन फ्री पाथ क्या होगा? ये तो फ्री पाथ हो गया, दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का डिस्टेंस। मीन फ्री पाथ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एवरेज डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। मीन का मतलब क्या होगा? एवरेज होगा। तो मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा हमारे पास? मीन फ्री पाथ मीन फ्री पाथ हो जाएगा, इट इज द एवरेज डिस्टेंस
traversed by a particle या फिर मोलिक्यूल बोल दो, बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन्स। सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो क्या हो जाएगी, मीन फ्री पाथ। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मीन फ्री पाथ अगर हम लिखें, मीन फ्री पाथ को अगर मैंने मान लो लैम्डा से रिप्रेजेंट कर दिया, लैम्डा से रिप्रेजेंट किया, तो ये क्या होगा, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 3 प्लस अप टू लैम्डा n। कितनी बार कोलिजन हुआ है, कितनी बार कोलिजन हुआ है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन। यहाँ पे n क्या माना है हमने, n यहाँ पे है नंबर ऑफ कोलिजन। तो मीन फ्री पाथ क्या आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ये पार्टिकल बाय ये मोलिक्यूल बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, क्या आ गया हमारे पास, लैम्डा 1 लैम्डा 2, जैसे फर्स्ट दो कोलिजन के बीच में क्या था, लैम्डा 1, फिर नेक्स्ट क्या है, लैम्डा 2 लैम्डा 3 अप टू लैम्डा n, इन सबको ऐड कर दो और इसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन से, कितने कोलिजन हुए हैं, ये आ गया हमारे पास मीन फ्री पाथ। अब इसका एक फॉर्मूला आता है, वो डिराइव कर लेते हैं। क्या आता है फॉर्मूला, देखो हमें निकालना है मीन फ्री पाथ होगा क्या, हमें ये निकालना है मीन फ्री पाथ क्या होगा, मीन फ्री पाथ। इस मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें एक अजम्पशन लेना पड़ेगा, हमें अज्यूम करना पड़ेगा कि जो सभी के सभी पार्टिकल्स है वो आइडेंटिकल है, जो हमने पोस्टुलेट्स में भी किए थे सेम ही है, ये तो सभी के सभी पार्टिकल्स है वो कैसे हैं, आइडेंटिकल है, स्मॉल स्फीयर्स है, इलास्टिक स्फीयर्स है। तो फर्स्ट अज्यूम्पशन आ गया हमारे पास, फर्स्ट मैंने अजम्पशन ले लिया कि सभी के सभी पार्टिकल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स of the gas are small identical spheres, identical elastic spheres। फर्स्ट तो ये ले लिया मैंने अजम्पशन। सेकंड हमने क्या माना, सेकंड हमने ये माना कि मैंने वो पार्टिकल या बाकी सारे के सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे कर दिए, सिर्फ एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम उसकी मतलब मीन फ्री पाथ निकाल सकते हैं कि पहले वो कोलाइड किया। अगर सारे के सारे मूव करते रहेंगे तो निकालना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या मान लिया, बाकी के सारे पार्टिकल्स रेस्ट पे है, सिर्फ एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। तो सेकेंड हमने मान लिया all particles are at rest except all particles are at rest except one particle, एक्सेप्ट ये लिख लो, एक्सेप्ट वन कंसर्न्ड पार्टिकल, जिसके लिए हम देख रहे हैं। तो ये दो हमने ले लिए, यहाँ पे अजम्पशन ले लिए। चलो अब हम बनाते हैं कि हमारे पास ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ये ले लिए मैंने कुछ मॉलिक्यूल्स,
ठीक है, ये हमने ले लिए कुछ मॉलिक्यूल। मैंने माना कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है एक्सेप्ट दिस। हम इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, ये जो हमने ये वाला लिया है, इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे हमने क्या लिया, यहाँ पे हमने लिया कि ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है इसका जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो हमने ले लिया d। इसका डायमीटर, मॉलिक्यूल का डायमीटर हमने क्या मान लिया, d मान लिया। यहाँ पे अब हमने क्या ले लिया, एक सिलेंडर अज्यूम कर लिया। यहाँ पे मान लिया मैंने एक सिलेंडर, और कैसा माना है सिलेंडर, ये हमने मान लिया एक सिलेंडर मान लिया कि यहाँ बाकी सारे मॉलिक्यूल्स है वो किस पे है, रेस्ट पे है। सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल है ये ट्रेवल कर रहा है, बस ये वाला मॉलिक्यूल ये ट्रेवल कर रहा है। तो जो इसके पाथ में आएगा ये उससे टकरा जाएगा, है ना, ये उससे कोलिजन कर जाएगा। जैसे ये यहाँ से चलेगा, ये यहाँ से चला, और देखो 1 सेकेंड रुको, ये यहाँ से चलेगा, ऐसे ही करना पड़ेगा, दूसरा कलर ले लेती हूँ मैं। देखो ये यहाँ से चलेगा, अब ये जैसे ही यहाँ से इन दोनों के बीच में से गुजरेगा तो ये इससे टकरा जाएगा, है ना, फिर ये इससे नहीं टकराएगा, ना इससे टकराएगा, फिर ये आगे इससे टकराएगा। तो ये मॉलिक्यूल किससे टकराएगा, जो इसके डायमीटर में आएंगे, है ना, जो इस सिलेंडर के अंदर आएंगे ये उनसे टकरा जाएगा। जैसे अगर हमारे पास मान लो एक और मॉलिक्यूल होता, यहाँ पे मान लो मैंने एक और मॉलिक्यूल ले लिया, अब ये इससे भी टकरा जाता, है ना, ये इससे भी टकरा जाता, तो ये किस किस से टकराएगा, जो इस सिलेंडर के अंदर आएंगे, जो इसके डायमीटर की रेंज में आएंगे। तो यहाँ पे इसकी डायमीटर d हो गया, है ना, सभी मॉलिक्यूल्स का डायमीटर d है, तो इसका भी मॉलिक्यूल का, इस मॉलिक्यूल का डायमीटर भी d हो गया, इस मॉलिक्यूल का डायमीटर भी क्या हो गया, d हो गया, सभी का d है। तो जो हमारे पास सिलेंडर है इसकी जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई, d हो गई, इसकी जो रेडियस हो गई वो d हो गई। जो मॉलिक्यूल इस सिलेंडर के अंदर आएगा ये उससे क्या हो जाएगा, ये उससे टकरा जाएगा, मतलब जो इसकी रेंज में आएगा, जो d रेडियस के अंदर आएगा वो इससे टकरा जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या माना कि ये मॉलिक्यूल किसी ना किसी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा होगा, किसी ना किसी स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा। तो मैंने ये मान लिया कि ये जो मॉलिक्यूल है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, ये मैंने मान ली v, और कैसी स्पीड है ये, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल मान ली v। और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उसने मान लो डेल्टा टी टाइम में इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर ली। ये यहाँ से यहाँ तक कितने टाइम में गया है, डेल्टा टी टाइम में, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा टी टाइम में गया है। तो डेल्टा टी टाइम में v स्पीड से वो यहाँ से यहाँ गया है। तो यहाँ से यहाँ जाने में, सिलेंडर को क्रॉस करने के लिए इसको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल इन टाइम डेल्टा टी में उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ी, हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला होता था डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है पार्टिकल की, v है, और कितने टाइम में ट्रेवल करनी पड़ी है उसको, डेल्टा टी टाइम लग गया। तो डेल्टा टी टाइम में उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, v इंटू डेल्टा टी। तो ये जो हमारे पास सिलेंडर है इसकी जो लेंथ आ गई वो क्या आ गई, v इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर बन गया जिसकी लेंथ आ गई हमारे पास v इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बाकी के मॉलिक्यूल्स हटा देती हूँ, जैसे ही इनका कुछ काम नहीं है।
है ना, ये 2 4 दिखाना ही काफ़ी है। तो या इसकी स्पीड कितनी आ गई हमारे पास इसकी जो डिस्टेंस कितनी आ गई हमारे पास v इंटू डेल्टा टी आ गई। ये किस स्पीड से जा रहा है, v स्पीड से जा रहा है, जो इसकी एवरेज स्पीड है। बाकी के सारे मॉलिक्यूल्स को हमने रेस्ट पे माना हुआ है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मॉलिक्यूल इन टाइम डेल्टा टी कितनी आ गई, v इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से हम निकाल आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा, एरिया इंटू डिस्टेंस। एरिया क्या आ जाएगा इसका, पाई डी स्क्वेयर इंटू डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, v इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब हमने मान लिया लेट n बी द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होती है, नंबर डेंसिटी होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो हमने मान लिया एन बी द नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी होगी क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कुछ यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम निकालेंगे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम निकाल लेते हैं, अब कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो हम निकाल देते हैं नंबर ऑफ कोलिजन, कि वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स। कि डेल्टा टी टाइम में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, हमने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक इसने डेल्टा टी टाइम लिया है इस सिलेंडर को क्रॉस करने के लिए। तो इस टाइम में डेल्टा टी टाइम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए। तो हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स इन टाइम डेल्टा टी टाइम में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे। तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नंबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितनी है, पाई डी स्क्वायर v इंटू डेल्टा टी। ठीक है, अब ये तो नंबर ऑफ कोलिजन्स आ गए डेल्टा टी टाइम में। अब निकाल लेते हैं डेल्टा टी टाइम में नंबर ऑफ कोलिजन्स इतने हैं, तो 1 सेकंड में कितने कोलिजन होंगे। या फिर ये बोल सकते हैं डेल्टा टी सेकंड में नंबर ऑफ कोलिजन इतने हैं, तो 1 सेकंड में कितने कोलिजन होंगे। इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे, जो हम करते आए हैं। तो यहाँ पे हम निकाल रहे हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड। 1 सेकेंड में नंबर ऑफ कोलिजन कितने होंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एन पाई डी स्क्वेयर वी इंटू डेल्टा टी, इसको किससे डिवाइड कर दिया, डेल्टा टी से डिवाइड किया। ये कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया हमारे पास, एन पाई डी स्क्वेयर इंटू वी। नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितने कोलिजन होंगे। इसको हम फ्रीक्वेंसी नहीं बोल सकते, है ना, इसको फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी यही तो होती है कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ ओसिलेशंस होते हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ ओसिलेशंस है, 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला जाए तो वो यही है, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन 1 सेकेंड। अब ये फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी होती है वो इनवर्सली होती है किसके, इनवर्सली होती है किसके, होती है टाइम के। तो यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया एवरेज टाइम। ठीक है, एवरेज टाइम को मैंने नाम दे दिया टाउ। या फिर ये बोल सकते हैं एवरेज टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। बिटवीन, ये भी निकालने के लिए दे सकता है, बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स। इसको मैंने नाम दे दिया टाउ। और टाउ क्या हो जाएगा हमारे पास, ये इसको हम रिलैक्सेशन टाइम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, टाउ को रिलैक्सेशन टाइम। वन बाय फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाई कितना आया था ये, एन पाई डी स्क्वेयर इंटू वी। तो कितना आ गया हमारे पास, एन पाई डी स्क्वेयर इंटू वी। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो हम इसको लिख सकते हैं एन पाई
डी स्क्वायर इंटू वी, ऊपर आ जाएगा हमारे पास वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो आ गया हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम या फिर एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। अब हम निकाल सकते हैं मीन फ्री पाथ, है ना। मीन फ्री पाथ कैसे निकालेंगे, अब हम निकालते हैं मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा बच्चों, मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा, ये एक डिस्टेंस ही होता है, वो डिस्टेंस हमारे पास किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू में टाइम, है ना। स्पीड हमारे पास कितनी है, किस एवरेज स्पीड से जा रहा है, ये v एवरेज स्पीड से जा रहा है ना। यहाँ पे हमने दिखाया था ये किस एवरेज स्पीड से जा रहा है, v से जा रहा है ये। तो यहाँ पे क्या आ गई, एवरेज स्पीड इनटू एवरेज टाइम है, और एवरेज टाइम जो रिलैक्सेशन टाइम है वो लिख दो, क्या आ जाएगा इनटू, या फिर फॉर्मूला लिखना है तो पहले फॉर्मूला लिख दो। यहाँ पे मैंने लिख दिया एवरेज स्पीड इनटू एवरेज टाइम, ठीक है। ये क्या आ गया हमारे पास, एवरेज स्पीड इनटू एवरेज टाइम। एवरेज स्पीड हमारे पास कितनी है, v है, इनटू एवरेज टाइम कितना हो गया हमारे पास, रिलैक्सेशन टाइम टाउ। तो क्या आ गई, v इंटू टाउ की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, v डिवाइडेड बाय, ये तो वॉल्यूम वाला v है, क्या आ गया, v डिवाइडेड बाय n पाई डी स्क्वायर इंटू वी। वी से वी कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास मीन फ्री पाथ जो लैम्डा है वो कितना आ गया, v डिवाइडेड बाई n पाई डी स्क्वायर। यहाँ से ये भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई n पाई डी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने ये माना है बच्चों, अभी अभी हमने देखा था, हमने क्या माना था कि पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल्स है वो रेस्ट पे है, बट ऐसा होता तो नहीं है, है ना। सभी के सभी पार्टिकल्स है वो मूव करते रहते हैं। तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है, अगर हम सबको कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ना के क्या आती है, रिलेटिव वेलोसिटी आती है ना। रिलेटिव वेलोसिटी आती है, तो यहाँ पे एक फैक्टर और आता है √2 का। तो अगर हम उसको लेके उसको कंसिडर करते हैं, आपकी कैलकुलेशन में नहीं है, आपको डायरेक्ट याद करना है वो, अगर हम उसको भी कंसिडर लेते हैं, एज ऑल द मोलिक्यूल्स आर इन मोशन, तो यहाँ से हमारे पास कितना क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास लैम्डा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय √2 n पाई डी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास लैम्डा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास लैम्डा, एवरेज या फिर मीन फ्री पाथ कितना आ गया, 1 बाई √2 n पाई डी स्क्वायर, ठीक है। या फिर ये भी लिख सकते हैं इसको, लैम्डा को v, ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लैम्डा आएगा वो n की वैल्यू पुट कर दो, 1 डिवाइडेड बाई √2 n बाई वी, n बाई वी होगा पाई डी स्क्वायर। अब हमें एक इक्वेशन पता है आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू n kBT। तो यहाँ से ये निकाल लो, यहाँ से हमारे पास देखो v बाई एन है, तो यहाँ से वैल्यू निकालो v बाई एन की, तो v बाई एन करो, v बाय एन कितना आ गया, kBT बाय P। तो ये वाली वैल्यू उसमें रख दो, तो लैम्डा हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, लैम्डा आ गया हमारे पास kBT डिवाइडेड बाय √2 P पाई डी स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास लैम्डा, मतलब मीन फ्री पाथ। तो आप लोगों को ये दोनों फॉर्मूले याद करने, ये वाला भी और ये वाला भी। एन की वैल्यू आप लोगों को निकाल मतलब रखनी जानी चाहिए कि आनी चाहिए कि एन होता है वो क्या होता है, पार्टिकल डेंसिटी या फिर नंबर डेंसिटी भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास मीन फ्री पाथ का एक्सप्रेशन। अब चलो अब कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने लिखा हुआ है ना। देखो हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या आता है, मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम, ये एनसीईआरटी का है ना। ये किसका है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये।
एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मोलर वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन दी हुई है कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब पहले तो ये देखते हैं एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी, एसटीपी पे बच्चों हमारे पास हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वॉल्यूम के बारे में तो इसने दे रखा है, तो हम बाद में निकालेंगे। टेम्परेचर और प्रेशर क्या होगा, टेम्परेचर जो होता है वो होता है हमारे पास 273 केल्विन, या फिर आप 0 डिग्री सेल्सियस भी बोल सकते हैं। और हमारे पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर हमारे पास होता है कितना होता है, 1 एटमोसफेयर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1 एटमोसफेयर को 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, कुछ भी बोल दो। ये होता है हमारे पास कंडीशन फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या फिर एसटीपी। अब यहाँ पे वॉल्यूम कितना होगा, 1 मोल के लिए 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, वॉल्यूम भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे निकाल देते हैं कि वॉल्यूम आता कितना है। तो हमें पता है कि जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वो कितनी होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या होती है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन की वैल्यू हमें 1 दी हुई है ना, 1 मोल है। तो यहाँ पे क्या आ गया, पी की वैल्यू कितनी, यहाँ पे हमें वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, एन आर टी बाय पी। तो वी की वैल्यू पुट करो, एन की वैल्यू कितनी है, 1 मोल है, आर की वैल्यू 8.314 इंटू टेम्परेचर की वैल्यू 273 केल्विन। यहाँ पे जो टेम्परेचर पुट करेंगे वो किस में रखेंगे, केल्विन में रखेंगे, डिवाइडेड बाय प्रेशर, प्रेशर को किस में रखेंगे, एटमॉस्फेयर में नहीं रखेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, कुछ भी बोल दो। 1.01 इंटू 10⁵, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, ये वॉल्यूम आ गया। अब जब इसको सोल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे याद है और आप लोगों को भी याद करना है। ये कितनी आती है, 22.4 लीटर। यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने, शो दैट इट इज़ 22.4 लीटर। ये आपको डायरेक्ट भी याद करनी है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 22.4 लीटर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर को आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, जो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है। सेकेंड थिंग, टेम्परेचर 273 केल्विन होता है। थर्ड, जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ये ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, वी और टी में। वी और टी में ग्राफ है और यहाँ पे प्रेशर है वो कांस्टेंट है। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता था, चार्ल्स लॉ, याद है आपको, जहाँ पे क्या था हमारे पास, प्रेशर था, प्रेशर था जो हमारे पास वो क्या था, कांस्टेंट था। और यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आया था, है ना। और हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे होता क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं। pv इज इक्वल टू एन आर टी, है ना। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया एन आर बाई पी इंटू टी। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, ये है ना। और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी हमारे पास इंटरसेप्ट होता है ना। ये होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, इधर y है और इस साइड x है, और इसका जो स्लोप है, स्लोप किसको बताता है, m को बताता है। और ये किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है ना। स्लोप tan थीटा के इक्वल होता है। और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास c, जिसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। यहाँ पे इंटरसेप्ट की वैल्यू तो 0 है ना, यहाँ पे प्लस में कुछ नहीं है, इंटरसेप्ट तो 0 है। इधर हमारे पास v है, ये हमारे पास x एक्सिस में t है, और जो स्लोप है जो हमारे पास मतलब m आ गया, मतलब जो स्लोप आ गया वो किसके इक्वल आ गया, एन आर बाय पी, है ना। इसका मतलब जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा, और जिसका स्लोप कम होगा उसका प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्लोप किसके इक्वल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, क्योंकि एन और आर तो क्या है, दोनों कांस्टेंट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी आ गया। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, हमें ये बताना है, P1 बड़ा होगा या P2 बड़ा होगा।
है ना। ये देख लेते हैं कि स्लोप है वो किसका ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा कैसे होगा, जैसे ये क्या हो गया, जीरो स्लोप, ऐसे 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 ये स्लोप बढ़ रहा है ना। ये क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। पहाड़ को देख लो, है ना, जैसे जिस पहाड़ के ऊपर चढ़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो, है ना, इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल है, तो ये क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया। ऐसे ये कम होता जाता है। तो इसका स्लोप कम है, मतलब P1 क्या हो गया, कम हो गया, है ना। और इसका इसका P1 का स्लोप कम है, स्लोप कम है, स्लोप कम होगा मतलब प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। P1 का स्लोप कम है, P2 का स्लोप ज़्यादा है, P1 का स्लोप कम है, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, P1 इज ग्रेटर देन P2, क्योंकि P1 का स्लोप कम है, स्लोप कम हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो गया। P2 का स्लोप ज़्यादा है, तो स्लोप ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो P1 इज ग्रेटर देन P2, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास एक और क्वेश्चन। एक और कर लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें आप लोगों का, जो आप लोगों ने मैकेनिक्स पढ़ी है उसका भी यूज होगा। क्या दे रखा है, ए नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ अर्थ हैपन्स टू हैव द RMS स्पीड फॉर दैट गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। क्या बोल रहा है ये, कि यहाँ पे ये सरफेस ऑफ अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये नाइट्रोजन का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारे पास एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है जिसका मास दे रखा है, नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल का मास हमारे पास ये दे रखा है, और हमें दे रखा है कि इसके पास कुछ RMS स्पीड है, मतलब इसके पास कुछ RMS स्पीड है जिसकी वजह से ये ऊपर जा सकता है। इफ़ इट वर टू गो स्ट्रेट अप विदाउट कोलाइडिंग, और कोई मॉलिक्यूल नहीं है यहाँ पे, ये सीधा जा रहा है, ये किसी से कोलाइड नहीं कर रहा है विद अदर मॉलिक्यूल्स, हाउ हाई इट वुड राइज, ये कितने ऊपर तक जा सकेगा। इसके ये मॉलिक्यूल है हमारे पास नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। ये मॉलिक्यूल है, इसके पास कुछ वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कौन सी है, RMS, या फिर स्पीड है, वो स्पीड कौन सी है, वेलोसिटी तो होगी नहीं, है ना। ये क्या है हमारे पास, इसके पास स्पीड है जो क्या है, RMS स्पीड। तो हम निकाल लेते हैं इसके पास RMS स्पीड कितनी होगी। अब हमारे पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास दे रखा है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे हम, अंडर रूट, या फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, √3kBT/m, क्योंकि इसका मास हमें दे रखा है। तो ये आपको जानना है कि आपको किस पॉइंट के ऊपर कौन सा लगाना है, 3RT/m या 3kBT/m, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस है, टेम्परेचर है वो हमें 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, 273 केल्विन आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास, √3 इंटू KB की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 इंटू टेम्परेचर कितना आ गया, 273 डिवाइडेड बाय m की वैल्यू कितनी है, 4.65 इंटू 10⁻⁻26। अब इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करेंगे 10⁻⁻26, ये ऊपर जाएगा, +3 बचेगा, कितना आ गया हमारे पास, 3 इंटू, इसको सोल्व करेंगे कितना आ गया, 4.14 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 4.65 इंटू 10⁻3, ये आ गया हमारे पास VRMS। अब ये मॉलिक्यूल है, ये किसी हाइट तक चला गया, ये मान लो यहाँ तक चला गया, और ये किसी हाइट तक चला गया, H हाइट तक चला गया, ठीक है। इसका कुछ मास है और ये किसी H हाइट तक चला गया, तो यहाँ पे क्या हुई, इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। यहाँ पे जाके ये रुक जाएगा, है ना, किस हाइट तक गया है, मतलब लास्ट में जाके ये रेस्ट में आ गया, तो ये इस हाइट तक चला गया। मैंने मान लिया कि ये H हाइट तक ऊपर चला गया, तो यहाँ पे इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, और वो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है सारी, अब पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वहाँ से क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है कितनी, ½ mVRMS का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है किसी हाइट H पे, mgh। तो यहाँ से हमारे पास m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये g इधर जाएगा, V² VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ गया हमारे पास, VRMS का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g।
वैल्यू पुट कर दो वी आर एम एस का स्क्वायर, ये हमारे पास वी आर एम एस है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 4 है, कितना बचेगा 4.14 इंटू 273 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 4.65। इसका रूट था, रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर है ना, यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 2g, 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी आती है 9.8, ये आ गया हमारे पास h की वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास h निकल के आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये h की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये किस में निकल के आएगी, हमारे पास सारी SI यूनिट में लिए थे तो ये मीटर में निकल के आएगी, आप इसको चाहे तो किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, आपको इसको सोल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पार्टिकल की जो भी एनर्जी थी वो यहाँ पे थी, काइनेटिक एनर्जी थी, वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। तो आगे आगे चल के आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन भी मिलेंगे कि कुछ हमने ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का पार्ट ले लिया, कुछ मैकेनिक्स का पार्ट ले लिया, है ना, मिक्स क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, आप इसको अच्छे से पढ़ना, न्यूमेरिकल्स लगाना इसके। ओके, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।